અને મારા વાલા બાળકો, આપ સૌને મારા જય માતાજી. શ્રી શક્તિ તલવાર બાજી ગ્રુપ તરફથી હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. કાર્યક્રમની શરૂ કરવા પહેલા આપણે સૌ પુષ્પગુચ્છથી મહેમાનોનું સ્વાગત કરીશું. માનનીય કલેક્ટર સાહેબનું સ્વાગત કરશે શ્રી કલ્પેશસિંહજી પરમાર. માનનીય માનનીય નફીસ સરનું સ્વાગત કરશે વિરેન્દ્રસિંહજી પરમાર. સંજયભાઈ કમલ. સ્વાગત કરશે શ્રી સંજયસિંહજી પરમાર. માનનીય ऋषभ સરનું સ્વાગત કરશે સંજયસિંહજી પરમાર. માનનીય નીતિશ સરનું સ્વાગત કરશે સમરસિંહજી પરમાર. હવે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, તો હું શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી પરમારને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આવી આપણા પરમાર કુટુંબ તથા દાદરાનગર હવેલીનો ઇતિહાસ વિશે વિસ્તૃત જાણકારી આપશે. माननीय कलेक्टर साहब, उनके साथ पधारे हुए नफीस सर, ऋषभ सर और नीतीश सर. सर, आज परमार फैमिली आपको वेलकम करता है और पूरी टीम, आपकी पूरी टीम को वेलकम करता है. और जो मुझे जवाबदारी दी गई है, मैं इस पे प्रकाश करने की कोशिश करूंगा. आज हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण में जो आप पधारे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है. साथ में यहां उपस्थित मेरे परिवार के सभी बुजुर्ग सदस्यों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को आजाद हुआ था. इससे पहले की थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, और परमार वंश के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा. हमारे शास्त्रों एवं पुराणों के हिसाब से और उसके अंदर वर्णन किया गया है कि महर्षि वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय थी. वह गाय उनके आश्रम से चोरी हो गई थी, जिसको ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत, माउंट आबू जो भी कहलाता है राजस्थान के अंदर, वहां पर एक यज्ञ किया गया, और जिसकी आहुति देने के बाद में उस यज्ञ में से 4 पुरुष निकले थे, प्रकट हुए थे. उस पुरुष में पहले जो पुरुष थे वो परमार आए थे, दूसरे थे चालुक्य सोलंकी थे, तीसरे थे परिहार और चौथे थे चौहान. इस तरह से हम सब जो परमार लोग हैं वो अग्निवंश कहा जाता है. हमारा जो कुल है वो अग्निवंश कहा जाता है. सर, जैसा युद्ध उत्पन्न होने के बाद
महर्षि वशिष्ठ ने इन चारों पुरुषों को आज्ञा दी कि कामधेनु गाय हमारी गुम गई है, उसे ढूंढ कर लाइए। उस गाय को ढूंढने में सभी चार पुरुष जो अग्निकुंड में से निकले थे, उन्होंने युद्ध करके वापस कामधेनु गाय अपने ऋषि के आश्रम में वापस लाए। परमारों की उत्पत्ति अग्निवंश कहलाया गया। परमारों की कुल 35 शाखाएं हैं, जिसमें मोरी सबसे प्रथम आती है। तो सर ये हुआ परमार वंश का इतिहास। साथ में जैसे आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली धर्मपुर स्टेट के अधीन था। धर्मपुर जो गुजरात में है, यहां से 50-55 किलोमीटर दूर पर है, और जिसका शासन सिसोदिया वंश के महाराणाओं के पास था। धर्मपुर राज्य की सीमाएं सूरत से लेकर वसई की खाड़ी तक थी और इधर इस तरफ जवाहर की ओर थी। 700 वर्ष पूर्व वर्तमान धर्मपुर स्टेट प्रांत रामनगर के नाम से जाना जाता था। धर्मपुर स्टेट के महाराणाओं के पूर्वज सिसोदिया वंशज मेवाड़ राजस्थान से धर्मपुर आए थे, जिनके साथ परमार, सोलंकी, राठौड़ और चौहान सब साथ में आए थे। सन 1215 में महाराणा रामशाह ने रामनगर की स्थापना की। धर्मपुर स्टेट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मपुर स्टेट से पहले जब महाराणाओं 1215 में मेवाड़ से चले, तो वो उस दौरान यहां से जब गुजर रहे थे, तो अपने प्रदेश के अंदर यहां पे एक कोली राजा हुआ करता था, नत्थु स्वराज करके। वह कोली राजा आदिवासियों के ऊपर खूब अत्याचार करता था। तो जब यहां से ये लोग गुजर रहे थे, तो इनको सब आदिवासियों ने उनको शिकायत की और उनसे कहा कि राणा, हमको यहाँ इनसे बचाइए, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। और उसके तहत मेवाड़ के महाराणाओं ने इस नत्थु स्वराज जो कोली राजा था उसके ऊपर आक्रमण किया, और वह आक्रमण में उसे हराकर रामनगर राज्य की स्थापना की। जो महाराणा थे उनका नाम था रामशाह। रामशाह ने रामनगर की स्थापना की और उसका कैपिटल जो है, उसकी राजधानी है आसरसेठा घोषित की गई। आसरसेठा सर गंभीरगढ़ जो अपने यहाँ पर है, खेड़ी पंचायत के अंदर गंभीरगढ़ आता है, और गंभीरगढ़ से 8-10 किलोमीटर दूर पे दक्षिण में आसरसेठा गांव है, वहां पर इसकी राजधानी बनाई गई। इसके साथ में 1672 में गंभीरगढ़ के पास मराठा सूबेदार विशाजी और सिसोदिया के महाराणाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसके अंदर नरोरी के हमारे परिवार के लाल सिंह मोरी एवं भूतसर के श्री गोविंद सिंह जी उनने साहस दिया, और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद रामनगर के महाराणा ने शूरवीरता एवं कर्मनिष्ठा के देखकर मोरी परमारों को परागना नगर हवेली जो 72 गांव की जागीर थी, वो मोरी परमार के ज्येष्ठ पुत्र को नगर हवेली के पटेल की पदवी से सम्मानित किया गया। 1672 में युद्ध के बाद रामशाह जो महाराणा हुए, उन्होंने दादरा नगर हवेली के पटेलों का गादी दी गई, जागीर दी गई। 72 गांव की जारी थी। दादरा नगर हवेली कंसिस्ट ऑफ 72 विलेजेस, और वही 72 विलेज 1672 में जागीर के तौर पर परमारों को सौंपी गई। इसके आगे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। सन 1727 में मराठा पेशवाओं ने फिर से सिसोदिया महाराणाओं के ऊपर
रामनगर पे आक्रमण किया, जिस युद्ध में महाराणा रामनगर के महाराणा हार गए और नगर हवेली के परगना जो 72 गांव पेशवा के अधीन आ गया। हमारी भी ट्रेजेडी सर कुछ अलग है, जैसा आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पोर्चुगीज आए, सब आए, लेकिन वो भी आएगा सर। और 72 का पेशवा के अधीन होने के कारण रामनगर और पेशवा के बीच में समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसके तहत दादरा नगर या नगर हवेली का जो भी महसूल आता था, जो रेवेन्यू आता था, वो 12,000 रुपया रेवेन्यू वो पेशवाई में जमा कराना चाहता था, जो पेशवा की डायरी में आज भी लिखा है। जो 12,000 रुपये सालाना जो देना था वो आज पेशवा के पुना के अंदर आज भी अंकित है। साथ साथ में दादरा नगर हवेली का जो शासन था वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करके पेशवा को देना था। पेशवा यहाँ डायरेक्ट आक्रमण के यहाँ उनका राज नहीं था, राज तो दादरा नगर हवेली पे या नगर हवेली पे परमारों का ही था। साथ में जब युद्ध में हारने के बाद जो आसर सेठा जो राजधानी घोषित की गई थी, उस आसर सेठा की वो राजधानी आसर सेठा से फतेहपुर जो नगर अपना जो मधुबन डैम के बीच में जो कैचमेंट है, मधुबन डैम के बीच में एक टेकरी है सिंधुगिरी जो बोलते हैं, वहां पे एक नगर राज्य हुआ था, वो जिसका कैपिटल प्लेस था, जो डूब में चला गया। वहां पर फतेहपुर में महाराणाओं ने उनकी जो राजधानी वो शिफ्ट की, जिसके बाद 1766 में महाराणा धर्मदेव जी हुए, उन्होंने अपने नाम से फतेहपुर से उन्होंने धर्मपुर अपनी राजधानी शिफ्ट की। इसी बीच में पेशवा मराठा शासन में एक पुर्तगाली जहाज जो मराठा की सेनाओं ने लूटा था और जलाया था, उस जहाज के बदले में पुर्तगालियों ने मराठाओं से इस नुकसान की भरपाई करने की मांग रखी, जिसके तहत मराठाओं के बीच एक संधि का प्रस्ताव रखा गया और परगना नगर हवेली जो महसूल आता था वह पूरा महसूल पुर्तगाली को दिया जाए, इस तरह की संधि पुर्तगालियों के बीच में हुई, जिसकी सूचना मराठाओं ने नरोली के पटेल को दी और उन्हें कहा गया कि आप ये जो भी आपका रेवेन्यू आता है वो आप आज से बाद वो आपको पुर्तगालियों को दिया जाता है। 17 दिसंबर 1779 उस दिन मराठा, पुर्तगाली, मोरी के पटेल और ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के बीच साथ में यह ट्रीटी वसई के किले में साइन हुई। दुनिया में सिर्फ 2 ट्रीटी नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 ट्रीटी नहीं है, एक दादरा नगर हवेली की वसई की जो ट्रीटी है और कश्मीर की ट्रीटी आज तक नहीं मिल रही है। सिर्फ दुनिया में 2 ही ट्रीटी नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, इसके साथ जब ट्रीटी हुई लेकिन उसका हस्तांतरण जो होना चाहिए वहां पर उन्होंने तय कर दिया, लेकिन उसके बाद में 1783 में पुर्तगाली नगर हवेली में आए और यहां पर एक बरसोली का झाड़ हुआ करता था। आप जाए यहां से बता रहे, यहां पर ही एक बरसोली का झाड़ हुआ करता था। वहां पर उसको सौंपना जो मतलब आपको जो चार्ज देना था वो चार्ज पुर्तगालियों को इसी जगह पर दिया गया था। और आज हमारे परिवारों के घरों के बीच में एक स्तंभ भी मौजूद है। परमार परिवार का रिश्ता धर्मपुर एवं भारत के कई रियासतों के साथ था। परमार वंशज के जो पटेल हुए हैं उनके नाम मैं थोड़े बताना चाहूंगा। मेरे साथ में जो यहाँ नए बच्चे भी है वो भी पहली बार सुन रहे होंगे। 1672 में 1672 एडी पहले लालसी जी मोरी नगर हवेली परगना के परमार हुए। 1783 में कातू सिंह जी मोरी यहाँ के पटेल हुए। 1814 में गोसाई नत्थू जी मोरी यहाँ के पटेल हुए। 1829 में लालसी
लालजी गोसाई मोरी हुए 1848 में। विश्राम लाला जी मोरी यहाँ के पटेल हुए 1868 में। निशाभाई विश्रामभाई मोरी यहाँ के पटेल हुए 1882 में। भाणा निशा मोरी जो हमारे लास्ट पटेल जो कहा जाता है, जो हमारे लास्ट पटेल 1882 में प्रयागना नगर हवेली के हुए। नरोली के मोरी परिवार परमारों द्वारा कई मंदिरों की स्थापना एवं जीर्णोद्धार किया गया, जैसे कि इंदिराबीन मंदिर, श्री बालेश्वर महादेव मंदिर नरोली, परमारों की कुलदेवी राज राजेश्वरी हरसिद्धि माता मंदिर मोरी फड़िया का मई 2002 में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर को 22 साल पूरे हुए हैं। परमार परिवार द्वारा पिछले कई दशकों से नवरात्रि एवं अन्य धार्मिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा अहोभाग्य है कि आज हमारी कुलदेवी के दर्शन करने हमारे कलेक्टर साहब और उनकी टीम बता रहे हैं। हमारे परिवार में आज 200 के करीब परिवार हमारे परमारों के यहाँ बसते हैं, यहाँ है वापी और सिलवास में बसते हैं। ये मैंने एक थोड़ी सी रूपरेखा या हमारा इतिहास बताने की चेष्टा की है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा सबों से, जो आज हमारे बीच में कलेक्टर साहब आए, उनका हम एक बार फिर से तालियों से स्वागत करें और साथ में इसी माता जी के समक्ष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।